Hello and Assalamu alaikum. Welcome to Alpine Academy. Subject Biology, Class 9th, Synth Textbook, Board, Jamshoro. The textbook of Biology for Class 9. In this unit of Chapter 3, Biodiversity, we are going to learn some major concepts. Definition and introduction of biodiversity, aims and principles of classification, history of classification systems such as two kingdom classification system, three kingdom classification system, four kingdom classification system, five kingdoms classification system. Then the five kingdoms, binomial nomenclature, conservation of biodiversity. These are the outcomes of the chapter biodiversity. अच्छा होता क्या था कि जो किंगडम की क्लासिफिकेशन थी वो प्रीवियसली जो है वो सिर्फ दो तरीके की थी, या तो वो सिंपली प्लांट किंगडम थी या एनिमल किंगडम थी। तो होता ये था कि ऑर्गेनिजम्स जो है वो दो ग्रुप्स में डिवाइडेड थे, मतलब क्लासिफाइड थे, और वो ऑर्गेनिजम्स जो कि जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती थी, जिनमें जो है सेल की जो वॉल होती थी वो मौजूद होती थी, वो प्लांट किंगडम में पाए जाते थे, मतलब कि वो प्लांट्स होते थे। और वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें सेल वॉल एब्सेंट होती थी वो होते थे एनिमल किंगडम में। वो लिविंग बींग्स जो है दो तरीके की किंगडम्स में डिवाइड थे, सिर्फ एक थी प्लांट किंगडम, एक थी एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में जो है वो थे जिनमें सेल वॉल नहीं होती थी, और प्लांट किंगडम में वो थे जिनमें सेल वॉल मौजूद होती थी। अब हमारे पास जो डायग्राम गिवन है, अगर हम उसमें नज़र डालें तो लिविंग बींग्स दिखा रहे हैं जिसमें वो क्लासिफाइड है दो किंगडम्स में, एक एनिमल किंगडम में, एक प्लांट किंगडम में। प्लांट किंगडम से नीचे जो है वो एरो शो कर रहा है कि ये प्लांट्स हैं। अब प्लांट्स जो है उसमें बीच में अगर हम डायग्राम की नज़र करें तो है लोकोमोशन, मतलब कि एबिलिटी टू मूव, फिर है रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। एक्सटर्नल स्टिमुलाई का क्या मतलब होता है? रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई का मतलब होता है वो प्रोसेस जो कि रिजल्ट करता है किसी भी चेंज इन स्टेट में और एक्टिविटी में सेल की और ऑर्गेनिज्म की। मतलब कि इन टर्म्स हम ले सकते हैं मूवमेंट, सिक्रीशन, एंजाइम प्रोडक्शन, जीन एक्सप्रेशन एट्सेट्रा। कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलस के रिजल्ट में जो कि चेंज आए मूवमेंट में या सिक्रीशन में, तो जो है क्या कहते हैं, हम उसको बोलते हैं रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। अब सबसे पहली जो यहाँ पर डायग्राम में चीज़ दी हुई है वो है लोकोमोशन, जो है प्लांट्स में एब्सेंट है, गिवन है, और एनिमल्स में प्रेजेंट है। रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई प्लांट्स में स्लो है और एनिमल्स में फास्ट है। मूड ऑफ न्यूट्रिशन जो है, मतलब खाने पीने की जो चीज़ें हैं उसमें जो है प्लांट्स के बारे में लिखा है कि वो खाते नहीं है, और एनिमल्स के बारे में लिखा है कि वो खाते हैं। फिर है कंडक्टाइल एंड कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम। ये क्या होता है जो कि एनिमल्स में प्रेजेंट है और प्लांट्स में एब्सेंट है? वो ये है कि सिंपली जो है कंडक्टाइल और जो है कंडक्शन और कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम जो है वो सिंपली हार्ट के मसल्स और डिफरेंट मसल से रिलेटेड सिस्टम को कहते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, प्लांट्स में तो हार्ट वगैरह होता नहीं है और एनिमल्स में प्रेजेंट होता है, तो इसलिए यहाँ पर इस सिस्टम को एब्सेंट और एनिमल्स में प्रेजेंट लिखा है। फिर सेल वॉल की बात करते हैं। सेल वॉल ऑब्वियस ही बात है किस में प्रेजेंट होती है? प्लांट्स में, तो वो सिंपल प्रेजेंट लिखी हुई है प्लांट्स की किंगडम में, और एब्सेंट लिखी हुई है एनिमल्स में। अब अगर हम इसको मज़ीद एरो के नीचे देखें तो जो है इसमें एनिमल्स में दो टाइप्स गिवन है, एक इनवर्टिब्रेट्स गिवन है और एक वर्टिब्रेट गिवन है। इनवर्टिब्रेट जो होता है वो होते हैं जो एनिमल्स विदाउट बैकबोन होते हैं और बोनी स्केलेटन के विदाउट होते हैं, वो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। और वर्टिब्रेट्स इनमें स्केलेटन और बैकबोन मौजूद होती है। अगर एनिमल किंगडम का हमने देख लिया, अब अगर हम प्लांट किंगडम की तरफ चलें तो प्लांट्स के नीचे जो मज़ीद उनको सिंप्लीफाई किया हुआ है वो किया हुआ है बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई वगैरह वगैरह में। तो ये सिंपल जो है वो टू किंगडम क्लासिफिकेशन थी जो प्रीवियसली यूज़ होती थी, लेकिन आगे जाकर इसमें ज़रूर कोई ना कोई आई होगी मज़ीद एडिशन, तो वो पढ़ते हैं। Alpine Academy provides online tuition
for all subjects of class 9th, metric, first year and inter. Please contact us on this WhatsApp number. अब चलते हैं थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन की तरफ। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पेश आई जबकि टू किंगडम क्लासिफिकेशन ऑलरेडी मौजूद थी, जिसमें सिंपली एनिमल और प्लांट की किंगडम के बारे में सब कुछ गिवन था। हुआ ये कि अर्नस्ट हैगल ने 1866 में जाके एक नई किंगडम इंट्रोड्यूस करा दी जिसका नाम था प्रोटिस्टा। अच्छा, बेसिकली अर्नस्ट हैगल जो था वो जर्मन जूलॉजिस्ट था, नेचुरलिस्ट था, फिलोसोफर था, फिजिशियन था, जिसने डिस्कवर और डिस्क्राइब करी थाउजेंड्स के करीब और मेरे ख्याल से ज़्यादा ही स्पीशीज़ उसने डिस्कवर और डिस्क्राइब करी। अब अर्नस्ट ने इंट्रोड्यूस कराई न्यू किंगडम प्रोटिस्टा के नाम से, जिसमें डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट कैरेक्टर्स अब अर्नस्ट ने जो है इंट्रोड्यूस कराई थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें उसने एडिशन करा प्रोटिस्टा की किंगडम का। अब इसमें डिफरेंट कैरेक्टर देखे जा सकते थे, सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब प्रोटिस्टा की किंगडम में डाल दिया उसने यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को। अच्छा, यूग्लिना जो होता है ग्रीन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, जिसमें फ्लैजेलम मतलब वो हेयर लाइक प्रोजेक्शन मौजूद होती है, जिससे वो अपना लोकोमोशन मतलब मूवमेंट में अपनी वो करता है, हेल्प लेता है। तो इसमें ये होता है, ठीक है, प्रीवियसली पढ़ी थी हमने ये। बैक्टीरिया भी सिंगल सेल्ड होते हैं। अब इन ऑर्गेनिजम्स को थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में रख दिया। अच्छा, अब जैसा कि बताया मैंने, एक इजाफा हुआ टू किंगडम क्लासिफिकेशन में एडिशन हो गई प्रोटिस्टा की, जिसमें यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म मौजूद थे। अब जो है क्या कहते हैं, अब चलते हैं इस बात की तरफ कि थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्या थी। दरअसल यूग्लिना और बैक्टीरिया जैसे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को सही जगह नहीं मिल पाई थी। इस वजह से अर्नस्ट हैगल को ज़रूरत पेश आई कि वो टू किंगडम क्लासिफिकेशन में एडिशन करे और थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन कर दे, और इसमें प्रोटिस्टा डाले जो कि यूग्लिना और बैक्टीरिया को ऐड करा प्रोटिस्टा की किंगडम में। इस तरह से यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म को प्रॉपर पहचान मिली, एक ग्रुप मिल गया। यूग्लिना में प्लांट और एनिमल दोनों तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होते हैं। यूग्लिना में प्लांट और एनिमल वाली सारी वो जो है कुछ खूबियाँ पाई जाती हैं, कुछ प्लांट की और कुछ एनिमल की। क्योंकि ये ग्रीन कलर के होते हैं इसलिए सिमिलर हैं प्लांट से, क्योंकि अपने ग्रीन कलर की वजह से दे कैन मेक देयर ओन फूड, और अपनी खुराक कहीं और से भी हासिल कर सकते हैं ये यूग्लिना, तो इसलिए ये एनिमल लाइक भी होते हैं। अब थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन की वजह ये थी इंट्रोड्यूस कराने की कि कुछ ऑर्गेनिजम्स में प्रॉपर टिश्यू सिस्टम होता है और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये सिस्टम मौजूद नहीं होता। इस वजह से थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन वजूद में आई, इसको इंट्रोड्यूस कराया गया इसका आइडिया। अब टिश्यूज़ जो कि मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, बहुत सारे टिश्यूज़ मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं और बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, वो तो मौजूद होता नहीं है, तो उसको किंगडम प्रोटिस्टा में डाला, सच एज फंजाई, एल्गी और बैक्टीरिया को। अब ये थी तो ओवरऑल क्लासिफिकेशन अच्छी हो गई अगर हम कंपेयर करें टू किंगडम क्लासिफिकेशन से, मगर इसमें एक कमी ये थी कि इसमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक डिफरेंस मौजूद नहीं था। अब ये नई बात क्या आ गई कि प्रोकैरियोटिक क्या है, यूकैरियोटिक क्या है। तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स क्या हैं? ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन के अंदर बाउंडेड ऑर्गेनल्स मौजूद नहीं होते, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया वगैरह, इन सब में ये सारे ऑर्गेनल्स वगैरह मौजूद नहीं होते। और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिसमें ऑर्गेनल्स मौजूद हों, सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस एट्सेट्रा। अब सेल्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स को हाईलाइट करने के लिए एडवर्ड चेटन ने 1937 में ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया। किस चीज़ का कॉन्सेप्ट? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स का कॉन्सेप्ट क्लियर किया।
तो ये था ओवरऑल डिस्क्रिप्शन के टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्या थी, क्या एम था इसको इंट्रोड्यूस कराने का। तो ये सिंपल एम था कि जो है इस तरीके से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को एक नई पहचान मिल गई। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं। मतलब आफ्टर द क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा हम फर्दर प्रोसीड करते हैं किंगडम मोनेरा की तरफ। किंगडम मोनेरा किसने इंट्रोड्यूस कराई एट्सेट्रा। तो ये इंट्रोड्यूस हुई 1959 में, कॉपलैंड ने इंट्रोड्यूस कराई। क्योंकि वो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन की तरफ इसलिए बढ़ा क्योंकि जो है लोअर प्रोटिस्ट को जो है एक प्रॉपर मोनेरा किंगडम में उसको इंट्रोड्यूस कराना था, जो कि प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और रिमेनिंग सिंगल सेल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को उसने प्रोटिस्टा में वो कर दिया, ऐड कर दिया। अब माइक्रोस्कोपिक स्टडीज़ ने ये शो किया कि बैक्टीरिया जो है वो डिफरेंट न्यूक्लियर स्ट्रक्चर्स रखते हैं और ये जो है प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं, क्योंकि जो है क्या कहते हैं बैक्टीरिया में ये सब कुछ एब्सेंट होता है, और जो बाकी होते हैं बाकी जो वो होते हैं यूकैरियोट्स जो होते हैं उनमें ये सब मौजूद होता है, न्यूक्लियस वगैरह। तो मोनेरा में जो है इंक्लूड किया प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, जो कि काइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी कहलाती है, और जो है क्या कहते हैं बाकी में जो है कॉपलैंड ने मोनेरा में जो है सिंपली प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स ऐड किए, जिसमें जो है इंसिपिएंट न्यूक्लियस था बैक्टीरिया, जैसे कि बैक्टीरिया होते हैं और ग्रीन एल्गी वगैरह। और प्रोटिस्टा में वही ट्रू न्यूक्लिएट ऑर्गेनिजम्स रहे, जैसे कि एल्गी एंड फंजाई। और प्लांटाए वाली किंगडम में फोटोसिंथेटिक और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड रहे, और एनिमलिया किंगडम में वही नॉन फोटोसिंथेटिक और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रहे। मगर फोर किंगडम क्लासिफिकेशन की एक ड्रॉबैक ये थी कि इस सिस्टम में फंजाई जो है वो अभी भी प्लेस्ड नहीं था प्रॉपरली। इसके बारे में हम मज़ीद फर्दर आगे जाकर पढ़ते हैं। For more details on remaining lectures, chapters and exercises of this book, please send us a message on WhatsApp number. ये WhatsApp number जो यहाँ पे mention है, यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं इस बुक से या इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या क्वेरी हो, हम ज़रूर आपको रिस्पॉन्स करेंगे। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं at alpineacademy@gmail.com। अब चलते हैं फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन की तरफ। जैसा कि प्रीवियसली पढ़ा है कि ई चटन ने दो ऑर्गेनिजम्स इंट्रोड्यूस करा दिए थे, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में थे बैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनिजम्स और यूकैरियोटिक में थे एनिमल्स और प्लांट्स लाइक। क्योंकि ये ऑर्गेनल्स बाउंडेड होते हैं, इसलिए इनको सिंपली हम डिफरेंस ऐसे याद रखते हैं कि प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता और यूकैरियोटिक में मौजूद होता है। अब 1969 में रॉबर्ट वाइटेकर ने क्लासिफाई कर दिया फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। इसमें ऑर्गेनिजम्स को फाइव किंगडम्स में क्लियरली कैटेगराइज कर दिया, जिसमें फंजाई जो है वो एक सेपरेट किंगडम में आ गई। अच्छा, ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो था वो बेस्ड था सेल्यूलर स्ट्रक्चर पे, ठीक, और सेल्यूलर स्ट्रक्चर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पे, यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट पे, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर यूकैरियोट्स, मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब ऑटोट्रॉफ्स प्लांट्स जो कहलाते हैं इंजेस्टिव हेट्रोट्रॉफ्स एनिमल्स, और एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ्स वगैरह। अच्छा, 1969 में रॉबर्ट वाइटेकर ने क्लासिफाई कर दिया फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में, ठीक है। इसने ये सिंपली सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन और मूड ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से ये न्यू किंगडम इंट्रोड्यूस कराई। सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, हमें सबसे पहले जो है ये बात जहन में रखनी है, ठीक है। मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि अपनी बुनियाद रखती है सेल्स पे, ठीक है। अब ये हम जानते हैं कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में जो है वो किस तरीके का डिफरेंस है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है गिवन है यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट। यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट वो होते हैं जो कि यूनिसेल्युलर मतलब सिंगल सेल, और यूकैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस से मिलके जिनकी बॉडी बनी हुई।
मतलब उनके बॉडी के सेल्स में ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होती है। या फिर मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक दूसरी वजह थी मोड ऑफ न्यूट्रिशन, या फिर मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक दूसरी वो होते हैं जिनमें सेल्स भी मल्टीपल हों, और यूकैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस वगैरह और अदर ऑर्गेनल्स जो हैं वो बाउंडेड हों, ठीक है। फिर दूसरी वजह जो थी वो थी मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो ऑर्गेनिज्म जो कि डिपेंडेंट है खुद के फूड पे, या फिर वो जो कि दूसरी सोर्स पे डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए। अब इनको किस तरीके से क्लासिफाई किया जाए, वो जो कि खुद बनाते हैं अपना फूड वो फोटोसिंथेसिस वगैरह से बनाते हैं, मतलब कि ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं वो, ऑटोट्रॉफ्स मतलब प्लांट्स। फिर इंजेस्टिव हेट्रोट्रॉफ्स आते हैं, मतलब कि एनिमल्स वो अपना फूड खुद हासिल कर सकते हैं और उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं खाकर और इंजेस्ट करके। और एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ्स मतलब कि फंजाई, और ये जो होते हैं ये एब्जॉर्प्टिव इनके लिए टर्म इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये इर्द गिर्द के माहौल से अपना फूड हासिल करते हैं। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिंपली इन 2 नुकात पर मुश्तमिल थी कि सेलुलर स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह की वजह से और मोड ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से ये ज़रूरत पेश आई कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को वजूद में लाया जाए। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन कौन सी किंगडम्स थी? सबसे जो थी, जो एक बेसिक है वो तो हमारे पास किंगडम प्लांटाई और किंगडम एनिमलिया है। फिर जो है एक सेपरेट कैटेगरी में फंजाई को डाल दिया जो कि है किंगडम फंजाई। फिर किंगडम प्रोटिस्ट और किंगडम मोनेरा हमारे पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में मौजूद रही, जिसमें क्लियरली हमें फंजाई को देखा जा सकता है कि वो एक सिंपल सेपरेट किंगडम में है। अच्छा, फंजाई को सेपरेट किंगडम में इसलिए डाला गया क्योंकि फंजाई के साथ प्रॉब्लम ये आ रही थी कि इसको रखा कहाँ जाए। अब फंजाई होता कैसा है, ये पूरा एनिमल किंगडम में फिट हो रहा था, ना ही प्लांट किंगडम में फिट हो रहा था प्रीवियसली। प्लांट किंगडम से इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती जुलती तो थी, मगर ये ऑटोट्रॉफ नहीं था। ऑटोट्रॉफ वो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं खुद का फूड यूजिंग लाइट, वाटर एट्सेट्रा। तो इस वजह से और सेल वॉल की वजह से इसमें सेल्यूलोज भी एब्सेंट था। अब इसको प्लांट में तो रख नहीं सकते थे क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज़ प्लांट में नहीं मिल रही थी। और इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या था, किस तरह से अपना फूड बनाता था, ये सिंपली इंजेस्ट करते हैं फूड अपने इर्द गिर्द के, ये एब्जॉर्प्टिव होते हैं, तो ये अपने इर्द गिर्द के माहौल से फंजाई जो है वो अपना फूड बनाते हैं। और जो है ये इंजेस्टिव भी नहीं होते हैं, ये हेट्रोट्रॉफ्स भी नहीं होते हैं, तो ये पूरे एनिमल्स में भी नहीं फिट हो रहे थे। तो इस वजह से ज़रूरत पेश आई कि इसकी एक नई किंगडम बिल्कुल फॉर्म कर दी जाए जो कि किंगडम फंजाई हो जाए। आपको कोई भी क्वेश्चंस हो इस चैप्टर से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप लोग इस ईमेल पे मैसेज कर सकते हैं हमें, या इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या तो फिर नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप मैसेज छोड़ दें, हम ज़रूर जवाब देंगे। थैंक यू।